जोहार साथियों, स्वागत है आप लोग का जीके ग्रुप डिस्कशन में। हम लोग झारखंड हिस्ट्री कर रहे थे। झारखंड हिस्ट्री में हम लोग का प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो सल्तनत काल। कहाँ से? सल्तनत काल। तो आप लोग बताइए, सल्तनत काल की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। 1206 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ तक चला था सल्तनत काल? तो 1526 तक। जब तक मुगल शासन नहीं आया था तब तक दिल्ली सल्तनत चल रहा था, यानी 1526 तक। 1206 से 1526 तक। तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों। ठीक है, कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। बता सकते हैं कौन कौन? जी सर। पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसका ट्रिक क्या होता है? थोड़ा सा गंदा है लास्ट में, लेकिन याद रखने के लिए बोलना ही पड़ रहा है। ठीक है, गुल खिलातू साले। क्या है? गुल खिलातू साले। तो पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश। खिला का मतलब क्या हो गया? खिलजी वंश। उसके बाद तू तो तुगलक वंश। उसके बाद से क्या हो गया? सैयद वंश। और ले यानी कि लौ क्या हो जाएगा? लोधी वंश। ठीक है, गुल खिलातू साले। अब आप लोग बताइए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? गुलाम वंश। गुलाम वंश देखेंगे सबसे पहले। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछे, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले यही बैठा था दिल्ली का गद्दी पे, इसलिए इसी को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। और गुलाम वंश का भी संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। अब देखते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले सल्तनत काल में झारखंड पर जो है छिटपुट बाहरी आक्रमण हुआ। जिस समय सल्तनत काल चल रहा था भारत पे, उस समय झारखंड में बहुत कम ही आक्रमण हुआ। एकदम हल्का सा आक्रमण हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ का जो क्षेत्रीय राजवंश था वो अपना शासन कायम रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था। वह दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, उसी समय वो झारखंड को भी देखा और झारखंड से एक रास्ता देखा जिससे कि वो पश्चिम बंगाल जा सके। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बख्तियार खिलजी के बारे में जानते हैं। बख्तियार खिलजी ने दक्षिण बिहार के उदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। तो आपसे पूछा जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? था बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। और बहुत ज्यादा खून खराबा किया। दक्षिण बिहार में बहुत ज्यादा खून खराबा किया, जिसके कारण वहां के जो अलग अलग जाति थे वो वहां से शरण लेने कहाँ आ गया? झारखंड में। क्योंकि इधर जो था बख्तियार खिलजी नहीं आया था, इसलिए सब शरण लेने कहाँ चला गया था? कहाँ चला आया था? झारखंड आ गया था। ठीक है, गैर मुस्लिम जनता प्राणों की रक्षा के लिए झारखंड में शरण लेना शुरू कर दिया। वो सबसे ज्यादा किस पे आक्रमण कर रहा था? गैर मुस्लिम पे। मुस्लिम पे तो आक्रमण नहीं कर रहा था बख्तियार खिलजी, तो सबसे ज्यादा किस पे कर रहा था? गैर मुस्लिम पे। जिसके कारण कि वहां के जितना भी गैर मुस्लिम था कहाँ आने लगा? झारखंड आने लगा। और इस तरह क्या हुआ? झारखंड में नए जातियों का समावेश हो गया। ठीक है, नए जातियों का समावेश हो गया झारखंड में। इस आक्रमण से बख्तियार खिलजी को बंगाल पहुंचने का मार्ग का पता चला। जैसे वो दक्षिण बिहार में आक्रमण किया तो उसको क्या पता चला कि बंगाल जाने का इधर से रास्ता है, तो झारखंड से होते हुए उसको रास्ता मिल गया। बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी में झारखंड के रास्ते से गुजरकर बंगाल के सैन्य शासक जो था लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया। जब उसको रास्ता मिल गया बंगाल जाने का झारखंड से होते हुए, तो 1206 ईस्वी में बंगाल चल गया। बंगाल जाने के बाद बंगाल में शासक कौन था? तो सैन्य शासक चल रहा था। कौन चल रहा था? सैन्य शासक का शासन चल रहा था, जिसका शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। और उसकी राजधानी नदिया था। क्या था? नदिया। उस पे आक्रमण किया और उसको अपने कब्जा में कर लिया। नदिया पे अपना कब्जा कर लिया। खिलजी वंश कुल कितना दिन तक चला था?
तो 1290 से 1320 तक, कितना दिन तक? 1290 से 1320 तक। तो आप लोग बताइए, अभी पहले हम लोग गुलाम वंश पढ़ रहे थे, 1206 से चला था। कहां से चला था? 1206 से 1390। कितना? 1206 से 1290 तक कौन चला था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश के बाद कौन आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश कितना तक चला? तो 1290 से 1320। 1290 से 1320, ठीक है। खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। जब खिलजी वंश का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत पे, तो उसका सेनापति कौन था? छज्जू मलिक। ऐसे तो उसका दो सेनापति था, एक मलिक काफूर और छज्जू मलिक, लेकिन मलिक काफूर के बारे में यह चर्चा नहीं कर रहा है। किसके बारे में कर रहा है? छज्जू मलिक। छज्जू मलिक को भेजा झारखंड भेजा और बोला कि नागवंशी शासक पे आक्रमण करो, उससे कर वसूलो। तो उसने आक्रमण भी किया नागवंशी शासक पे और कर वसूलने के लिए आया, और वो विवश भी हो गया और कर देने के लिए तैयार भी हो गया नागवंशी शासक। तो आप लोग बताइए, नागवंशी शासक का स्थापना किसने किया था? किसने किया था? फनी मुकुट राय ने। फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? सुतियांबे था। उसके बाद एक और प्रतापी राजा आया, कौन? प्रताप राय। कौन आया उसके बाद? प्रताप राय। वो चौथा शासक था, नागवंशी शासक जो था वो चौथा शासक था। कौन? प्रताप राय। प्रताप राय की राजधानी कहाँ था? चुटिया। वेरी गुड। कहाँ था? तो अब हम लोग बस खिलजी वंश से इतना ही पढ़ना था, ठीक है। क्या पढ़ना था हम लोग को? कि खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसका सेनापति कौन था? छज्जू मलिक। कौन था? छज्जू मलिक ने उसने क्या किया? नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। और ऐसा कब किया था? तो 1310 ईस्वी को। कब किया था? 1310 ईस्वी को। चलिए, खिलजी वंश हो गया। हम लोग तुगलक वंश देखेंगे, ठीक है। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1412 या 1414, ऐसे तो सब जगह 1414 दिया हुआ रहता है, ठीक है। कितना? तुगलक काल का शासनकाल कितना तक चला था? 1320 से लेकर 1414, ठीक है, 1320 से लेकर 1414 तक, ठीक है। वेरी गुड। तुगलक काल के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कितना से कितना तक था? तो 1325 से लेकर 1351 तक। कितना तक था? 1325 से 1351 तक। उसके सेनापति कौन था? मलिक बयां। कौन था? मलिक बयां। तो हम लोग यहाँ 3 सेनापति अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग देखें अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति छज्जू मलिक। कौन था? छज्जू मलिक, ठीक है। अब आएंगे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति। मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति कौन था? मलिक बयां, ठीक है। मलिक बयां को जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ भेजा? तो वो हजारीबाग क्षेत्र में भेजा। किधर भेजा? हजारीबाग क्षेत्र में। हजारीबाग क्षेत्र के चाय चंपा तक पहुंच गया। वो कहाँ पहुंच गया? चाय चंपा तक पहुंच गया। अब देखिए, यहाँ पे तो दिख रहा है हम लोग को कि कौन आक्रमण किया था झारखंड पे? तो मलिक बयां। कौन किया था? मलिक बयां। लेकिन एक संथाली स्रोत है, उसके अनुसार जो है कि यहाँ पे जिसने आक्रमण किया था उसका नाम क्या था? इब्राहिम अली। कौन था? इब्राहिम अली के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था, ठीक है। हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक देख लिया, फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, जिसका शासनकाल कितना चला था? 1351 से लेकर 1388 तक। कब तक? 1351 से 1388 तक। अब देखिए इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसको देखेंगे। हजारीबाग के सतगांव क्षेत्र। कौन सा? हजारीबाग के सतगांव क्षेत्र में एक बहुत बड़े इलाके को जीता। और यह इलाका उसने किससे जीता? तो बंगाल के एक शासक था, क्या नाम था उसका? शमसुद्दीन इलियास शाह। क्या था? शमसुद्दीन इलियास शाह को पराजित करके जीता। क्या क्या किया? फिरोज शाह तुगलक शासक बना। उसने हजारीबाग के क्षेत्र, किधर आया? हजारीबाग के क्षेत्र कौन सा? सतगांव क्षेत्र में आया और बहुत बड़ा इलाका को अपने अधिकार में कर लिया। बहुत बड़ा क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। तो उस समय हजारीबाग में किसका शासन चल रहा था? तो वो बंगाल का शासक था, जिसका नाम क्या था? शमसुद्दीन इलियास। क्या था? शमसुद्दीन इलियास शाह। उसी का शासन चला था, उसी को पराजित करके सतगांव क्षेत्र को जीता। तो उस समय जो था सतगांव हजारीबाग क्षेत्र में था। वर्तमान में कहाँ है? तो कोडरमा में। कहाँ है? कोडरमा में। हजारीबाग से ही अलग हुआ है कोडरमा। तो कब हुआ है अलग? हजारीबाग से कोडरमा अलग कब हुआ है? तो 1994। वेरी गुड। कब अलग हुआ है? 1994 में। अब जब फिरोज शाह तुगलक ने
सदगांव को जीता तो उसको अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? सदगांव को हाँ अपनी राजधानी बनाया। और ऐसा कब किया था? 1359 में। कब किया था? हाँ सर, सदगांव जी है। ठीक है, 1359 में। कब? 1359 में अपनी राजधानी सदगांव को बना दिया। किंतु फिरोज शाह तुगलक या उसके उत्तराधिकारी सदगांव के आगे फिर छोटा नागपुर खास में नहीं पहुंच पाया। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? उसका सबसे बड़ा रीजन था कि नागवंशी शासक वहां पे शक्तिशाली शासक बन के उभर गया था। फिरोज शाह तुगलक कहाँ तक सीमित रह गया? तो झारखंड का उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र यानी हजारीबाग क्षेत्र में ही सीमित रह गया, नीचे नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि वहां पे नागवंशी शासक का शक्तिशाली राजा बैठा हुआ था, वहां शक्तिशाली बन के बैठा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सैयद काल। क्या देखेंगे? सैयद वंश। सैयद वंश के काल में जो है ना, झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा सैयद वंश के समय। उसके बाद देखेंगे लोधी वंश। तो लोधी वंश के काल में भी झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उस समय का समकालीन वंश जो था, उस समय का समकालीन वंश जो था वो तो झारखंड पे आक्रमण कर रहा था। ये समकालीन वंश क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? समकालीन उसके आसपास समय। हाँ नहीं, समकालीन जैसे कि अभी दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था? लोधी वंश। कौन कर रहा था? लोधी वंश। लेकिन वो दिल्ली में कर रहा था ना, अगल बगल का क्षेत्र जैसे है, जैसे कि विजयनगर में तो कोई और शासक था, बंगाल में कोई और शासक था, बहमनी में कोई और शासक था। तो भले लोधी वंश यहाँ पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन ये सब तो उसको मतलब जाके आक्रमण कर सकता है, क्योंकि साम्राज्य विस्तार के लिए तो सब लगा हुआ था। तो इधर समकालीन जो राज्य था वो सब इस पे आक्रमण करता था। कौन किया था वो हम लोग देखते हैं। जैसे एक था गजपति वंश। गजपति वंश ने आक्रमण किया था झारखंड पे, गजपति वंश ने आक्रमण किया था। तो गजपति वंश कहाँ पर थे? गजपति वंश कहाँ का शासक था? तो ये था उड़ीसा के राजवंश। कहाँ का था? उड़ीसा के राजवंश था गजपति। और उसका संस्थापक कौन था? कपिलेंद्र गजपति। कौन था? कपिलेंद्र गजपति। और वो दक्षिण पूर्व का एक महान शक्ति था, दक्षिण पूर्व का महान शक्ति। उड़ीसा ऐसे भी कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व में। झारखंड का भारत का दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, अब देखिए कपिलेंद्र गजपति झारखंड पर आक्रमण किया। उस समय झारखंड पर शासन कौन कर रहा था? छोटा नागपुर में तो नागवंशी शासक कर रहा था। कौन कर रहा है? नागवंशी शासक। तो नागवंशी राज के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। नागवंशी शासक के बड़े भाग पर कब्जा किसने कर लिया? कपिलेंद्र गजपति। कौन किया? कपिलेंद्र गजपति। तो किसको किसको छोड़कर? तो संथाल परगना और हजारीबाग क्षेत्र को छोड़कर बहुत बड़ा नागवंशी शासक के राज्य को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, कुछ भाग हाँ, तो आप देखिए झारखंड के कुछ भाग पर कपिलेंद्र गजपति का अधिकार हो गया। जब उसको बड़े भाग पर क्षेत्र कर लिया तो कुछ भाग पर तो अधिकार हो ही गया। हम लोग देखेंगे आदिल शाह। किसके बारे में देखेंगे? आदिल शाह या आदिल शाह द्वितीय या फिर आदिल खान द्वितीय। इसमें बहुत VVI क्वेश्चन है कि आदिल शाह द्वितीय को क्या कहा जाता है? झारखंडी सुल्तान। क्या कहा जाता है? झारखंडी सुल्तान। खान देश का शक्तिशाली शासक था। ये खान देश का शक्तिशाली शासक था। कौन? आदिल शाह द्वितीय। इसने सैन्य दल को झारखंड भेजा। आदिल शाह द्वितीय ने अपने सैन्य दल को कहाँ भेजा? झारखंड भेजा। इसे झारखंडी सुल्तान भी कहा जाता है। किसे झारखंडी सुल्तान कहा जाता है? आदिल शाह द्वितीय को। किसे कहा जाता है? आदिल शाह द्वितीय को। इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। जंगल का राजा किसे कहा जाता है? आदिल शाह द्वितीय को। जंगल का मतलब क्या हो गया? झारखंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ जंगल का राजा शेर नहीं समझना है हम लोग को। कुछ जगह झारखंड में जंगल का राजा किसे कहा जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय को। वेरी गुड। गुलाम वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमा पर स्थित थी। गुलाम वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां कहाँ थी? झारखंड की सीमा पर बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन? मलिक काफूर। हम लोग वहां पे क्या पढ़े थे? छज्जू मलिक। और दूसरा कौन आ गया यहाँ पे? मलिक काफूर। वो दक्षिण भारत के अभियान पर निकला तो वह झारखंड से होकर गुजरा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। तो किधर से गया था? तो झारखंड से होते हुए गया था। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ चर्चा किया है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत विजय में जा रहा था उस समय किधर से होकर गुजरा था? तो झारखंड से होकर गुजरा था। तो एक पहला देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे चैतन्य प्रभु
क्या था, चैतन्य महाप्रभु। किसके बारे में देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे जाता है, चैतन्य महाप्रभु। तो ये चैतन्य महाप्रभु कौन थे, तो ये बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक था। कौन था, बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक था। कौन, चैतन्य महाप्रभु। और वो कहाँ जा रहा था, मथुरा जाने के क्रम में वो झारखंड में रुका था। मथुरा जाने के क्रम में वो झारखंड में रुका था। और कहाँ पे रुका था, पूछा जाएगा कि झारखंड में किस क्षेत्र में रुका था, तो पंच परगना क्षेत्र। पंच परगना क्षेत्र किधर है, तो रांची तरफ है। जैसे कि क्या क्या नाम था, तमाड़ था, बुंडू था, और क्या था, सिल्ली था। इसी तरह 5 जगह था, उसी को क्या कहा जाता था, पंच परगना। तो उसी क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु रुका था। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मथुरा जाते समय चैतन्य महाप्रभु झारखंड के किस क्षेत्र में रुका था, तो कहाँ बोलेंगे हम लोग, पंच परगना में। किधर, पंच परगना। ठीक है। अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लिए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग क्या क्या देखे, उसका सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। और वहां का मतलब बिहार का जो गैर मुसलमान था वो कहाँ पे आके शरण लिया, झारखंड में शरण लिया। इसी क्रम में बख्तियार खिलजी ने क्या देखा कि झारखंड से होते हुए हम बंगाल जा सकते हैं, तो बंगाल का रास्ता का भी खोज किया। ठीक है। आप देखेंगे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक। किसको देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति कौन था, मलिक बयां। कौन था, मलिक बयां। वो कहाँ तक आके बस गया, तो हजारीबाग का चाय चंपा। कहाँ तक, हजारीबाग का चाय चंपा तक पहुंच गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कहाँ पर, तो ये सतगांव को अपने अधिकार में कर लिया। सतगांव के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया, तो हाँ इधर दक्षिण में नागवंशी शासक था, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। नागवंशी शासक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था उस समय। अब हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, छज्जू मलिक। कौन था, छज्जू मलिक। छज्जू मलिक ने क्या किया, नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। ऐसा कब किया था, तो 1310 ईस्वी में। ठीक है, इतना ही पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन झारखंड। क्या पढ़ेंगे, मुगल कालीन झारखंड। दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ लिए, झारखंड में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुगल कालीन झारखंड, यानी कि मुगल काल में झारखंड में क्या क्या घटना घटा उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो बाबर और हुमायूं के काल में झारखंड को देखेंगे। सबसे पहले बाबर और हुमायूं के काल में झारखंड देखेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत जो है देख लेते हैं। बाबर ने 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। तो किसने किया था मुगल वंश की स्थापना, बाबर ने। कब किया था, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध के साथ। ठीक है, उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और विजय कौन हुआ था, बाबर। तो बाबर और हुमायूं के शासन काल में झारखंड उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर रहा। जिस समय बाबर और हुमायूं शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत पे, उस समय झारखंड पर उसका कोई प्रभाव नहीं था, उसका प्रभाव से बाहर था। तो यानी कि उस समय यहाँ पे शासन क्षेत्रीय राजवंश कर रहा था। झारखंड के क्षेत्रीय राजा बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के शासन कर रहे थे। यानी कि यहाँ पे किसका शासन चल रहा था, तो क्षेत्रीय राजवंश का चल रहा था। जैसे नागवंश है, और उसके बाद मानभूम का मानवंश है, ढालभूम का ढाल वंश है, यही सब अपना शासन कर रहा था। ये सब तुम लोग पहले भी देख चुके थे। अब देखेंगे हम लोग शेर खां और झारखंड। किसको देखेंगे, शेर खां और झारखंड। शेर खां कौन था, जिसने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था, हुमायूं को हराया था और दिल्ली के गद्दी पे बैठा था, वही था शेर खां। तो देखते हैं, शेर खां ने 1528 ईस्वी में दक्षिण बिहार का शासक बना। शेर खां 1528 ईस्वी में दक्षिण बिहार का शासक बना। कहाँ का बना, दक्षिण बिहार का शासक शेर खां कब बना, 1528 ईस्वी में। और मुगल के खिलाफ युद्ध में झारखंड का उपयोग करता था। किसका उपयोग करता था, झारखंड का। होता क्या था ना कि दिल्ली सल्तनत पे कोई भी आक्रमण करता था, और जब दिल्ली सल्तनत अपना सेना भेजता था तो जितना भी विद्रोही था वो कहाँ के छिप जाता था, झारखंड में। जंगल क्षेत्र था, यहाँ के अपना शरण ले लेता था। तो शेर खां भी वही काम कर रहा था, दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करता था। और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, हुमायूं था, उस पर आक्रमण करता था। और जब उधर से सेनापति आता, आक्रमण करने के लिए सेना आता था, तो ये आके झारखंड में छिप जाता था। यही हो रहा था, यानी कि ये झारखंड का उपयोग कर रहा था। ऐसे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बिहार के अंतर्गत ही झारखंड आता था।
और दक्षिण दक्षिण बिहार का शासक कौन था? ये नहीं सर, दक्षिण बिहार का शासक शेर खां बन चुका था 1528 में, बन गया था ना। ठीक है, शेर खां बंगाल जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा। जब शेर खां बंगाल जा रहा था तो झारखंड से गुजरा। जब वह स्वयं झारखंड पार कर रहा था तो उसके पुत्र कौन थे? जलाल खां। जलाल खां जो था तेलियागढ़ी, जो राजमहल के निकट, राजमहल कहाँ है? राजमहल कहाँ? साहेबगंज। कहाँ है? साहेबगंज तरफ। तो तेलियागढ़ी में नाकाबंदी करा रहा था। कौन करा रहा था? तो शेर खां का पुत्र। शेर खां का पुत्र कौन था? तो जलाल खां। जलाल खां ने कहाँ पे नाकाबंदी करा रहा था? तेलियागढ़ी। कहाँ? तेलियागढ़ी। तेलियागढ़ी कहाँ स्थित है? आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, चाहे राजमहल क्षेत्र दिया जाएगा या फिर साहेबगंज दिया रहे। ठीक है, वहां पे नाकाबंदी करने में लगा हुआ था। ठीक है, रोहतासगढ़ पे भी शेर खां ने अधिकार कर लिया। रोहतासगढ़ बिहार में है। ठीक है, रोहतासगढ़ पर अधिकार शेर खां ने कर लिया। कब किया? तो 1538 में शेर खां ने रोहतासगढ़ पर कब्जा 1538 में कर लिया। 1538 ईस्वी में शेर खां ने अपनी सेनापति खवास खां को चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण करने भेजा। अब क्या किया? 1538 ईस्वी में शेर खां का सेनापति कौन था? खवास खां। शेर खां का सेनापति खवास खां। इसको याद कैसे रखेंगे? शेर खां, ऐसे खां से ही याद आ रहा है क्या है? हाँ, खां मतलब खाना से संबंधित है, और खवास मतलब क्या होता है? वो भी खाना ही होता है। ठीक है, हाँ, खवास लगना। ठीक है 1538 ईस्वी में शेर खां के सेनापति कौन? खवास खां। खवास खां को क्या बोला शेर खां ने कि आप जाइए और चेरो शासक महारत चेरो पे आक्रमण कीजिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा था वो हम लोग आगे देखेंगे। और उसने आक्रमण कर भी दिया, महारत चेरो पर आक्रमण कर भी दिया। तो उसका उद्देश्य क्या था, क्या कारण था, वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, महारत चेरो अपने सहयोगियों के साथ लूटपाट किया करते थे। आपको पहले ही बताएं कि वो क्या करता था, दिल्ली सल्तनत के साथ युद्ध भी कर लेता था, लूटपाट भी करता था। तो महारत चेरो क्या कर रहे हैं? अपने सहयोगियों के साथ लूटपाट मचा रहे थे। महारत चेरो अपने सहयोगियों के साथ लूटपाट मचा रहे थे। महारत चेरो की लूटपाट के कारण यात्रियों के लिए बंगाल आना जाना मुश्किल हो गया था। जो दिल्ली तरफ से आता था बंगाल, या बंगाल से जो जाता था दिल्ली तरफ, तो बीच में ही झारखंड पाता था और यहाँ पे सब लूटपाट मचा देता था, जिससे यात्री सब डर गया था, तो जाने में प्रॉब्लम होता था। तो इससे किसको प्रभाव पड़ेगा? राजा को प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, राजा को तो श्योर प्रभाव पड़ेगा। अगर यात्री नहीं आएगा तो क्या वहाँ का बिक्री होगा? बिक्री नहीं होगा, व्यापारी यहाँ से वहाँ जा पाएगा, तो उसका क्या अर्थव्यवस्था पे भारी गिरावट पड़ेगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या सोचना पड़ा? शेर खां को सोचना पड़ा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। महारत चेरो के द्वारा शेरशाह सूरी के सैनिकों को भी लूटा जाता था। कभी कभी क्या होता था ना कि शेर खां का अगर सेनापति मतलब सेना कुछ छोटा टुकड़ी में आता था, उसको भी लूट लिया करता था। मतलब इतना उत्पात मचा के रखा था, भयानक उत्पात मचा के रखा था महारत चेरो। दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में शेर खां की अनुपस्थिति में प्रवेश कर लूटपाट मचाते थे। यानी कि जब दक्षिण बिहार में शासक कौन था? दक्षिण बिहार में शेर खां। और शेर खां जब यहाँ से बाहर निकलता था, थोड़ा कुछ काम से बाहर निकलता था, दक्षिण बिहार भी पहुंच जाता था लूटपाट मचाने। तो स्वाभाविक है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसको दबाना तो जरूरी था। जिसके कारण क्या किया उसने? शेर खां ने अपने खवास खां सेनापति को भेज दिया कि जाओ महारत चेरो पे आक्रमण कीजिए। ठीक है, यही सब अत्याचारों को खत्म करने के लिए आक्रमण किया गया। अब आक्रमण किया तो उसको क्या क्या मिला? आक्रमण किया तो महारत चेरो तो हार गया, तो वहां से मिला क्या क्या उसको? बहुत कुछ मिला। तो एक श्याम सुंदर नामक हाथी मिला। क्या मिला? श्याम सुंदर नामक हाथी। महारत चेरो से उसको क्या प्राप्त हुआ? खवास खां को क्या प्राप्त हुआ? श्याम सुंदर नामक हाथी। कौन सा कलर का था ये पूछा जाता है? सफेद कलर का था। श्याम सुंदर हाथी का कलर कैसा था? सफेद कलर था। और ये एकदम जब ये पूरा मस्त हो जाता तो ये किसी का नहीं सुनता था। जब ये पूरी तरह मस्त हो जाता था तो ये किसी का नहीं सुनता था। इसको कंट्रोल करना किसी का बस का बात नहीं होता था। हाँ, पूरा उड़दम मचाता था। शेर खां के सैनिकों ने हाथी को भी लूटा और अपने साथ ले गया। जितना धन दौलत था उसको तो लेगा ही लेगा, हाथी को भी ले गया। तो किसके पास ले गया? शेर खां के पास ले गया। पलामू को लूटना भी इस आक्रमण का उद्देश्य था। क्या क्या उसको बताया गया कि आप जाइए
उस पर आक्रमण किए, उस पर आक्रमण कीजिए, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे सेना को भी लूटता है, यात्रियों को लूटता है। उस पर आक्रमण ही सिर्फ नहीं करना है, आप एक काम कीजिए, वो जिस क्षेत्र में राज करता है उसको आप लूट के लाइए, क्योंकि ये सबको लूटता है, इसको आप जाके लूट के लाइए। तो पलामू के क्षेत्र को किसने लूटा? तो खवास खान है। किसने लूटा? खवास खान है। इस आक्रमण में महारथ चेरो को घेर लिया गया। जब आक्रमण किया, इसको परास्त तो कर ही दिया, इसको घेर भी लिया गया और उसने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गया। वो आत्मसमर्पण कर दिया, खवास खां के सामने आत्मसमर्पण कर दिया महारथ चेरो। लूट के अन्य सामानों के साथ साथ जब श्याम सुंदर हाथी को पाकर शेर खां जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ कि इतना सारा लूटपाट सामान भी मिला और इतना अच्छा हाथी भी मिला, क्योंकि सफेद हाथी मिलना उतना आसान नहीं ना है, तो उसको सफेद हाथी भी मिला, बहुत खुश हो गया शेर खान। अब हम लोग देखेंगे अकबर कालीन झारखंड, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बाबर और हुमायूं देखे, तो बाबर और हुमायूं में कुछ तो हुआ ही नहीं था उस समय, और हुमायूं को किसने हराया? शेर खान ने हराया, और शेर खान के समय झारखंड को हम लोग पढ़ लिए। अब शेर खान के बाद हम लोग क्या देखेंगे? अकबर कालीन, ठीक है, अकबर कालीन झारखंड। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास हम लोग झारखंड कालीन, ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास हम लोग अकबर कालीन झारखंड पढ़ेंगे। अकबर कालीन झारखंड बहुत बड़ा है, इसलिए आज वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अगला क्लास जो हम लोग का होगा वो अकबर कालीन झारखंड होगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।